आज हम चालू करेंगे गैसियस स्टेट में वैन डर वाल इक्वेशन, क्योंकि केटीजी हुआ, ग्राफ हुए, अलग अलग लॉ हुए, पीवीजी इक्वल्स टू एनआरटी जिससे अपन डिराइव करते हैं, वो सारे फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रियल गैसेस के बारे में। तो मैं केमिस्ट्री वाला पोर्शन आपको पहले रिवाइज करवा देता हूँ, बाकी पोर्शन में आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हो। इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आगे वाले पोर्शंस की भी मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा, क्योंकि हफ्ते में एक क्लास आ रही है, तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं वो पूरी की पूरी तो नहीं हो पाएगी, तो लेकिन मैं अलग से रिकॉर्डिंग कर दूंगा। ऑल्दो फिलहाल बच्चे रिकॉर्डिंग देखने में काफी स्लो हैं जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है कि उनको टाइम नहीं मिल रहा होगा बोर्ड एग्जाम की वजह से। तो मैंने अभी पूरी अपलोड भी नहीं करी, इसलिए ना मैंने हाइड्रोजन अपलोड करा आपके लिए, ना मैंने आपके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम करा, जबकि मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो अब मैं गैसियस स्टेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, जिससे आखिरी तक देख लेना, भले अभी नहीं देख पा रहे हो लेकिन आप लोग आखिरी तक देख लेना, वो आप सबके लिए ही रिकॉर्ड हो रहा है और किसी के लिए नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड आप सबके लिए हो रहा है। चलो खैर, अब बात करते हैं अपन किसकी, रियल गैसेस की, या अपन बात करेंगे किसकी, अपन बात करेंगे बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। तो आज का टॉपिक जो है हमारा है वो है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। बेटा केटीजी के दो अजम्पशंस थे। एक केटीजी में अजम्पशन ये था कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस इज negligible when compared to volume of container. When compared to volume of container, obviously in which gas is present. पहला ये assumption था केटीजी का। दूसरा assumption केटीजी का ये था कि the gaseous molecules do not have net attraction और repulsion ये दो व्यू थे केटीजी में, है ना। और हमको पता है कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। यदि किसी गैस को हम टेम्परेचर गिराते हैं तो लिक्विफाई हो जाती है, और लिक्विफाई होने के बाद में उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है भाई। ये नहीं कह सकते हो कि वॉल्यूम एक्वायर्ड जो है वो नेग्लिजिबल है, कि है ही नहीं वॉल्यूम, है ना। ऐसा नहीं कह सकते हो कि वॉल्यूम है ही नहीं। तो ये जो दो एजम्पशंस थे, ये एजम्पशंस 100% टाइम करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, यदि प्रेशर बहुत कम हो, टेम्परेचर हाई हो, तब फिर ये चीजें थोड़ा सक्सेसफुली मतलब लागू हो जाती है, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है ना बेटा। अब चलो एक ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं आपको। जैसे कि आप जानते हो कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। यदि इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, ग्राफ का वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, वो सारे 30 ग्राफ मैं आपको बना करके दे दूंगा कि कैसे हम इस ग्राफ को देखते हैं। ठीक है बेटा। अब यदि देखा जाए, मैं V को इधर ले आता हूँ, P और V के बीच में यदि वर्सेस ग्राफ बनाया जाए तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। P वर्सेस 1/V का बनाया जाए तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता, लेकिन P वर्सेस V का ग्राफ बनाया जाए तो mx इक्वल्स टू c आ जाएगा, और ग्राफ जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। इधर मैं P लिख दूंगा, इधर मैं V लिख दूंगा। मान लो बेटा ये आइडियल गैस के लिए ग्राफ है। काय के लिए ग्राफ है? आइडियल गैस के लिए ग्राफ मैंने बना दिया। एक बात समझने लायक है, इसके लिए मुझे एक चैप्टर पे चलना पड़ेगा। उस चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम था चैप्टर का? चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहता था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर? उस पे ग्राफ मैंने प्लॉट किया था कुछ इस हिसाब से, यदि आपको कुछ याद हो केमिकल बॉन्डिंग का तो। और इस समय मैंने बोला था कि दिस इज व्हाट, दिस इज
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और ये एनर्जी था। ये एनर्जी था बेटा, ये वाई एक्सेस एनर्जी के लिए थी और जो एक्स एक्सेस थी वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए थे। करेक्ट है बेटा। जिस समय ये एक दूसरे से अनंत दूरी पर थे उस समय एनर्जीज क्या थी इनकी, जीरो थी, याद करो बेटा। फिर वो पास आ गए थे, एनर्जीज गिरी थी और उसके बाद बढ़ गई थी। ठीक है, शुरू में जब वो अनंत दूरी पर थे, जब वो अनंत दूरी पर थे तो एनर्जी जीरो थी, इसको हमने अनंत मान लिया इस पॉइंट को। फिर बाई लॉ ऑफ चांस वो अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे के संपर्क में है, ये दो गैस के मॉलिक्यूल है आपस में इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। फिर किसी तरीके से वो एक डिस्टेंस पे आए जब उन्होंने एक दूसरे से अट्रैक्शन महसूस करना चालू करा, और पास आए और पास आए और पास आए, तो क्या हुआ बेटा कि अट्रैक्शन बढ़ता गया, रिपल्शन भी बढ़ा, अट्रैक्शन भी बढ़ा। याद करो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन बढ़ता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, मतलब इसके प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और इसके प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। और शुरुआती रूप में अट्रैक्टिव बिहेवियर डोमिनेटिंग होता है एक हद तक, पर यदि एक निश्चित दूरी से और ज्यादा पास आ गए, जैसे ये दूरी पे आ गए, जब हम इस वाली दूरी पर थे इसको इनफाइनाइट बोला था, एनर्जी जीरो थी, पास आए एनर्जी कम हुई, एक वो दूरी थी जिस पर एनर्जी मिनिमम हो गई, ये सबसे ज्यादा आनंद था। रिश्तों का ये वो दूरी थी जिसमें आनंद सबसे अधिक था, जिसमें सबसे अधिक रिश्ते स्टेबल थे। पर और पास आए, रिश्ता तो बना रहा क्योंकि अभी भी एनर्जी नेगेटिव है, पर वो बात ना रही जो इस समय थी। मान लो ये O है, ये M है, ये N है और ये P है, तो OP पे एनर्जी जीरो है क्योंकि P पॉइंट इंफिनिटी पे है, ON पे एनर्जी मिनिमम है, तो ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है ON। वैसे तो वाइब्रेशन चलता रहता है, ऐसा होता है ना, वाइब्रेशन होता रहता है। तीन टाइप की एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। तो वाइब्रेटरी मोशन हरदम चालू रहता है, तो एवरेज लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ON आती है। खैर, यदि आप OM तक आ गए, यदि आप किसी के तरीके से M तक आ गए, तो आपको पता है इस समय जो है इससे ज्यादा और पास नहीं आने का, इससे ज्यादा यदि और पास आए तो बॉन्डवा टूट जाएगा क्योंकि एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी इस समय। इस पूरी चीज से हम क्या सीखे? इस पूरी चीज से हम ये सीखे कि जब पास आते हैं तो शुरुआती रूप में अट्रैक्टिव बिहेवियर डोमिनेटिंग होता है, बट एक हद से ज्यादा पास आ जाए तो रिपल्सिव बिहेवियर डोमिनेटिंग हो जाता है। शुरू में वो और हम अनंत दूरी पर थे, शुरू में वो और आप या मैं अनंत दूरी पर थे, तो ना कोई अट्रैक्शन था ना कोई रिपल्शन था, एनर्जी जीरो थी। पास आए, जब पास आए तो दोनों चीजें बढ़ती, अट्रैक्शन भी बढ़ता, रिपल्शन भी बढ़ता, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा रेट से बढ़ा। और पास आए, अट्रैक्शन और बढ़ा, रिपल्शन भी बढ़ा, लेकिन अट्रैक्शन और ज्यादा रेट से बढ़ा, तो एनर्जी और गिरी और पास आ गए। ऐसे करते करते एक हद तक जब पास आ जाएंगे, उसके बाद यदि और पास आए तो रिपल्सिव बिहेवियर डोमिनेटिंग हो जाता है। क्या इतनी बात सब लोगों को समझ में आ रही है? ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ गैसियस स्टेट से। इतनी बात सबको क्लियर है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जो है आपको नया डायग्राम दिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। ओके, डन डन। अब क्या होता है बच्चों, जब भी रिकॉर्डिंग देखा करो ना 1.5 स्पीड पे देखा करो, वरना सो जाओगे। चलो, और उसमें बोर्ड मिटाने का टाइम भी आपको कम लगेगा। खैर, अब क्या होता है बेटा, मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ। ये P हो गया और ये V हो गया। ये आइडियल वाला ग्राफ कुछ ऐसे चला गया, आइडियल वाला ग्राफ कुछ ऐसे चला गया मान लो। ठीक है बेटा, तो जब हम रियल गैस का ग्राफ लेंगे, आइडियल गैस में तो कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन है ही नहीं, पर रियल गैस की बात कर रहे हैं।
रियल गैस में तो नेट अट्रैक्शन रिपल्शन होगा ना, रियलिटी में तो होगा ना बेटा। तो जब पास आए, एक हद से ज्यादा पास आए, मतलब प्रेशर हाई होगा, तो हाई प्रेशर पर रिपल्सिव बिहेवियर डोमिनेटिंग हो जाएगी। एग्रीड? हाई प्रेशर पर रिपल्सिव बिहेवियर डोमिनेटिंग हो जाएगी। एक हद से ज्यादा पास आ जाओ तो रिपल्सिव बिहेवियर डोमिनेटिंग हो जाता है, जो आइडियल में होना चाहिए। जो आइडियल में होना चाहिए उससे ज्यादा रिपल्शन आता है। आइडियली आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा रिपल्शन है। आइडियली तो आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आइडियली तो आप ये मान रहे हो ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। आइडियली तो आप ये मान रहे हो ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। अरे बोलो यार क्लियर थी बात? पर एक्चुअल वर्ड में बहुत ज्यादा पास आने पर रिपल्सिव बिहेवियर डोमिनेटिंग हो जाते हैं। आइडियल बिहेवियर ये ना अट्रैक्शन होना चाहिए ना रिपल्शन होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना बच्चे? यदि हम ये वाले ग्राफ को कंपेयर करते हैं ना, ये वाले ग्राफ को, तो हम कहते हैं कि गैस आइडियल बिहेवियर कब दिखा रही थी? जब वो अनंत दूरी पर थी, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। और एक इस समय भी दिखाएगी, क्योंकि इस समय भी कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। जितना अट्रैक्शन उतना ही रिपल्शन। तुम्हें नहीं आया समझ में? बोलो बेटा, इस समय भी जितना अट्रैक्शन उतना ही रिपल्शन। तो जितना अट्रैक्शन उतना ही रिपल्शन, इसका मतलब आइडियल बिहेवियर ही दिखा रही है। अरे एनर्जी तो वही है ना, जो कि उसकी एनर्जी किस पे थी? इंफिनिटी पे थी। बोलो, हाँ ना बोलो। इस समय भी तो आइडियली बिहेवियर दिखा रही है टेक्निकली, क्योंकि एनर्जी तो उसमें जितना रिपल्शन उतना अट्रैक्शन, मतलब नेट रिपल्शन इज जीरो, मतलब नेट रिपल्शन इज जीरो, नेट अट्रैक्शन इज जीरो। चलो खैर, अब यदि बात की जाए तो इधर वापस आ जाते। जब जरूरत से ज्यादा पास थे, मतलब प्रेशर जब हाई था, तो कौन सा बिहेवियर डोमिनेटिंग था? रिपल्सिव क्या अट्रैक्टिव? प्रेशर जब बहुत हाई होगा तो कौन सा बिहेवियर डोमिनेटिंग होगा? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तुम लोगों को बोलना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। जब प्रेशर हाई होगा तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास होंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल जरूरत से ज्यादा पास होंगे तो रिपल्सिव बिहेवियर विल बी मोर डोमिनेटिंग बिहेवियर। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो रियल गैस में रिपल्सिव बिहेवियर ज्यादा हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आना है वो कैसा आना है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। उसका ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? कुछ ऐसा आएगा। मतलब हाई प्रेशर पर ये वॉल्यूम है, हाई प्रेशर पर ये वॉल्यूम है। तो हाई प्रेशर पर देखने पर पता लगेगा कि दिस वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम में ये वाला जो वॉल्यूम है ये होगा वी रियल, क्योंकि हाई प्रेशर पे वी रियल इज मोर बेटा। ये वाला जो वॉल्यूम है वी रियल एंड दिस इज वी आइडियल। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई सब लोग? जो ज्यादा वॉल्यूम है वो रियल है हाई प्रेशर पर, और जो कम है वो वी आइडियल है। करेक्ट है बेटा? हो गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए? ठीक, ओके। अब सोचो, तो तुम्हें इतनी बात क्लियर हुई। एक ग्राफ और समझाता हूं मैं तुम लोग को, वो भी समझना। एक ग्राफ और समझाता हूं, वो भी समझना। देखना बेटा, यदि मानो कि ये क्या है, कलर दिखाई नहीं देते अच्छे से, यदि बोर्ड अच्छे से साफ ना हो तो, और नहीं तो कलर दिखते ही नहीं, इसमें थोड़े थोड़े तो दिखते हैं कम से कम। एक फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है ना? चलो वो पढ़ाना चालू करता हूं आपको। एक फैक्टर है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या दर्शाता है वो समझते हैं, उसके बाद उसके ग्राफ को समझेंगे। ठीक, यहां तक तो सबको समझ में आ गया, ये वाला ग्राफ है ना? इसको हटा देते हैं। पहले मैं आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर समझाता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ये वाला ग्राफ। मस्त समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना? पहले हम समझेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है। तो बेटा आप डाल लो, टॉपिक डाल लो आप, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको अपन Z द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दिखाता है कि आइडियल गैस बिहेवियर से कितना डेविएशन हुआ है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको कि हम Z के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और Z बराबर क्या होता है पता है? V मोलर अपॉन V आइडियल। मतलब V रियल बोल दूं इसको मैं,
और ये अपॉन में क्या है, V आइडियल। अच्छा सोचो बेटा, इफ प्रेशर इज हाई और प्रेशर इज लो और मॉडरेटली हाई, लो और नॉट वेरी लो, है ना, मॉडरेटली हाई, कौन सा बिहेवियर डोमिनेट होगा, अट्रैक्टिव के रिपल्सिव? वेरी गुड नमन, अट्रैक्टिव बिहेवियर विल बी डोमिनेटिंग। जब वो और हम मिले ही नहीं थे, जब वो और हम मिले ही नहीं थे, हम अनंत दूरी पे थे, हमारे बीच ना अट्रैक्शन था ना रिपल्शन था, फिर पहली पहली बार मिले, फिर पहली पहली बार मिले, थोड़े पास आए, थोड़े पास आए, तो आपने देखा होगा जब नए नए मिलते हैं तो मोहब्बत बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, जो एक्सपेक्टेशन होता है उससे ज्यादा तगड़ी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मोहब्बत का मतलब आप दोस्ती से मान सकते हो, मतलब मोहब्बत के लायक तो अभी आप पता है आपकी अभी उम्र कम है, तो आपका फोकस उस तरफ नहीं होगा। खैर आप समझ रहे होगे सर बड़े भोले हैं, है ना बेटा। खैर जो भी हो, मैं तो हूं ही भोला, आपको तो पता है ये बात। बट द थिंग इज दैट कि जब नई नई मोहब्बत होती है तो आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा होती है, पूरी पूरी रात टेक्सटिंग में लग जाती है, भले रजाई के अंदर ही क्यों ना बैठ के टेक्सटिंग करनी पड़े, पूरी पूरी रात उसमें चली जाती है। आपने तो देखा होगा बेटा, क्लियर ना इतनी बात। तो नई नई जब मोहब्बत है, जब नए नए पास आए हैं, तो जो अट्रैक्शन है वो मोर देन एक्सपेक्टेड है भाई, वो मोर देन एक्सपेक्टेड है। पर जब प्रेशर बढ़ता है, एक दूसरे के पास आते जाते हैं, जब बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं, तो आपको पता होगा कि जब बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं, जब मोहब्बत पुरानी हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस समय जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम अट्रैक्शन होता है, सबको पता होगा। एक सिचुएशन वो थी जब हम अनंत दूरी पे थे, ना अट्रैक्शन था ना रिपल्शन था, फिर हम पास आए, मॉडरेट प्रेशर बढ़ा, मॉडरेट प्रेशर बढ़ा, मॉडरेटली पास आए, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, तो लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी वाज वेरी हाई, लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी वाज वेरी हाई। मैं इनिशियली लेक्चर लेता था तो मुझे याद है कि इसमें काफी सारे बच्चे होते थे, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, जब मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया तो मुझे याद है वो लेक्चर देखने वाले, वो सबसे बोरिंग टाइप का चैप्टर अपलोड किया था, दैट वाज नोबल गैसेस। 1000 लोगों से ज्यादा उस लेक्चर को देखा, और जब मैं अच्छे लेक्चर अपलोड करने लगा लेकिन बाद में किए, तो लोग रिलेटिवली कम हो गए देखने वाले। ऑब्वियस सी बात है, समय के साथ अपन को रिपल्सिव बिहेवियर आता जाता है। तो खैर अब मैं उसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, मैं जो आपसे कह रहा हूं वो आप बात समझो। ए प्रेशर इज लो, मॉडरेटली हाई और मॉडरेटली हाई, प्रेशर लो हो या मॉडरेटली हाई हो, उस समय अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव forces are more dominating, more dominating, that is V real will be less than V ideal, क्योंकि V ideal में तो अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ है ही नहीं। If pressure is very high, very high, बहुत ज्यादा पास पास आ गए तो एक दूसरे के सच को जान जाते हैं, तो repulsive behavior is, repulsive behavior is dominating, is dominating, तो V real is more than V ideal। बेटा ऊपर की बात करूं तो therefore Z is which behavior is less than 1 beta, because V real is less than V ideal, so Z is less than 1, therefore Z is greater than 1 beta, Z is greater than 1 beta। अरे बोलो यार, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Z is greater than 1, करेक्ट बेटा, थोड़ा ज्यादा उधर को चले गए, ठीक है ना, दिख रहा है? अब पूरा दिख रहा है, ठीक है ना। अब सोचना आप बात को, ये भी पूरा दिख रहा है। चलो अब देखिए, तो इन आइडियल केस बिहेवियर मतलब जब प्रेशर इज वेरी लो, if pressure is very low,
वेरी लो प्रेशर का मतलब बहुत ज्यादा दूरी पे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे, तो आइडियल बिहेवियर होगा। गैस शो आइडियल बिहेवियर, बोले बेटा गैस शोज आइडियल बिहेवियर, therefore z is equals to 1, therefore z is equals to 1। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को? इसको आप नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको ग्राफ से सपोर्ट करता हूं, फिर बताता हूं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में और बातें। जल्दी से कर लो बेटा इसको नोट, मतलब आपको स्क्रीनशॉट लेना है और क्या करना है। अभी आप ये बात समझ ले बेटा कि जो भी लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ रिकॉर्ड करके, उनका नॉलेज से लेना देना नहीं है, एग्जाम से लेना देना है। तो मैं जो भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको वो पसंद आए, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे कि आपका एग्जाम निकले। देयर इज अ डिफरेंस, समझ रहे हो बात को? इसलिए शॉर्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उतना ही कर रहा हूँ जितना एग्जाम में आना। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा पढ़ते हुए कि बोरिंग है, लेकिन वो बोरिंग लगे चाहे कुछ हो, लेकिन वो एग्जाम रिलेटेड है, स्पेसिफिकली एकदम सीधा सीधा एग्जाम को टारगेट किया है उस पर। इसलिए वो जो है वो इस बात से परे है कि आप मेरा फीडबैक लेक्चर का क्या भरते हो, वो इस बात से कंसर्न है कि आपका सिलेक्शन होता है। समझ रहे बात को? बोरिंग लगे अच्छा लगे जो भी लगे, लेकिन उसको चार्ट लेना है। जो आईयूसी की लेक्चर मैंने एनसीईआरटी अभी अपलोड करी है, कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोर सब्जेक्ट पढ़ाया है, और उतना ही पढ़ाया है जितना एग्जाम में आता है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा दी है एनसीईआरटी से, जैसे कल इंटर हैलोजन कंपाउंड थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया था, और अभी उसका एक और वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि सूडो हैलोजेंस जो है, सूडो हैलाइड्स जो है, वो एनसीईआरटी ने छोड़ दिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉली हैलाइड्स एनसीईआरटी ने छोड़ दिया, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं अलग से आपको लगभग 50 मिनट्स का एक और लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगा, आप प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? चलो, इंटर हैलोजन कंपाउंड से बेटा क्वेश्चन आएगा 100%, आप ये मत सोचो नहीं आएगा। वो लेक्चर सभी सारे वही रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाले, कोई हवाबाजी नहीं, कुछ नहीं, कोई पॉपुलरिटी गेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम। चलो मेरे भाई, अब आगे बढ़ते। आगे बढ़े बच्चों, तो देखना कि मैं यहाँ पे वो वाला ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ z, दिस इज z। अब ये क्या है, ऐसे कुछ नीचे की ओर, और फिर ये ऐसे ऊपर चला गया, ये एक और गैस के लिए और नीचे चला गया, ऊपर चला गया, ये हीलियम के लिए हो गया, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया, ये H2 के लिए हो गया, ये हीलियम के लिए हो गया, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हो गया, ये CH4 के लिए हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? दिख भी रहा है सबको? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, और ये वाला जो एक्सेस है ये z है बेटा, और यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 1 है, और ये वाली जो एक्सेस है ये क्या दर्शा रही है बेटा? ये प्रेशर दिखा रही है, और टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर ऑल फोर गैसेस। टेम्परेचर सबके लिए एक ही लिया हुआ है, ध्यान से सुनना आप मेरे को, है ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। टेम्परेचर सबके लिए एक ही लिया हुआ है, ठीक? जब वेरी लो प्रेशर है, जब वेरी लो प्रेशर है तो z की वैल्यू लगभग 1 के बराबर। जब वेरी लो प्रेशर है, इधर प्रेशर बहुत ही कम है, z की वैल्यू 1 के बराबर है सभी के लिए। जब मॉडरेट हाई प्रेशर है तो रिपल्सिव फोर्सेस नहीं, डोमिनेटिंग कौन सा? अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो z की वैल्यू नीचे जा रही है, क्योंकि v real इज लेस, बिकॉज z इज इक्वल टू v real अपॉन v ideal। z इज इक्वल टू v real अपॉन v ideal। तो रियलिटी में वॉल्यूम कम आ रहा है, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग, तो वॉल्यूम कम आ रहा है, तो z की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है इधर। यदि इस गैस के लिए मैं देखूं तो इस गैस के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि इस समय अट्रैक्शन मैक्सिमम है। इस समय यदि मैं बोलूंगा तो इस प्रेशर पर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। अपने जीवन का वो प्रेशर हमें पता लगाना पड़ेगा जिस पर अट्रैक्टिव बिहेवियर मैक्सिमम हो। लेकिन क्या होता है, हमारे मन का लालच जो होता है वो हमें प्रमोट करता है,
और पास चलो थोड़ा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, तभी जाकर के जद के कचरे होते हैं। तो हमें वो प्रेशर पता लगाना पड़ेगा जिस पे अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम हो, जिस पर अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम हो, वो ये प्रेशर है बेटा इस गैस के लिए, जिसके लिए ग्राफ बना CH4 के लिए। करेक्ट है बेटा। और ये देखा जाए तो प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया। इस बढ़े हुए प्रेशर पर यदि देखा जाए तो द गैस इज बिहेविंग लाइक अ आइडियल गैस, गैस इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस, बिकॉज जितना रिपल्शन उतने अट्रैक्शन उस पॉइंट पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आ रही। उसके बाद यदि प्रेशर आपने बढ़ाया, इसके बाद प्रेशर बढ़ाया, तो विच फोर्स विल बिकम डोमिनेटिंग? इस प्रेशर के बाद, आफ्टर दिस प्रेशर, इसको P1 बोल देता हूं, इसको P2 बोल देता हूं। आफ्टर P2 और CH4 repulsive forces becomes dominating, and Z is greater than 1 और Z 1 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। बिफोर P2 V real was less than V ideal. Before P2 V real was less than V ideal. Agreed? हाँ ना बोल दिया करो यार जल्दी। V real was less than V ideal. Therefore gas was, क्योंकि less था, the gas was, therefore gas was, or the real gas was more compressible than ideal gas, more compressible than आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस में तो नेट अट्रैक्शन रिपल्शन है ही नहीं। बट आफ्टर P2 के बाद, यहां पे गैस कौन सी है? CH4 है। गैस कौन सी है? CH4 है। आफ्टर P2 Z is greater than 1, therefore gas is less compressible, Z is greater than 1, Z 1 से बड़ा है, इसका मतलब the V real is more than V ideal बच्चों। इसका मतलब रियलिटी का वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से ज्यादा है, मींस V real is more than V ideal and therefore the gas is less compressible. Therefore gas is less compressible than expected from the ideal gas. Oh, ना 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 ना, गैस कैन बी लिक्विफाइड, लेकिन बेटा गैस की बात चल रही है, लिक्विड की बात थोड़ी ना चल रही है ऋतिक, गैस की बात चल रही है बेटा। तो अभी गैस की ही बात चल रही है, तो मुझे लिक्विड में कन्वर्ट मत करो। आ रही बात समझो तुमको? जब तक गैस की बात चल रही है, गैसियस बिहेवियर की बात चल रही है, तो गैस गैस के रूप में रहेगी ना, अभी लिक्विड में थोड़ी था। उसके बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर में उसके बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ा बोर्ड छुप गया है, कौन सा पार्ट छुपा है बेटा? बोर्ड पूरा दिख रहा है मेरी समझ में, चेक करो बेटा, पूरा दिख रहा है क्या? ऊपर वाला? ओ या हाँ, थोड़ा ऊपर वाला छुप गया है, ये ऊपर वाला तुम नोट कर लो जरा। अब नीचे वाला छुप गया होगा। चलो यहां तक तो दिख रहा था ना सबको? बहुत बढ़िया। सो V real is greater than V ideal, V real is greater than V ideal। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? मैं इधर ले जाके लिख देता हूं इसको।
It means gas is less compressible than gas is less compressible than ideal gas. That is, positive deviation is there. और पहले क्या था? नेगेटिव डेविएशन था. पहले क्या था? नेगेटिव डेविएशन था जब z was less than 1. ठीक है बेटा. Before P2 V real was less than V ideal. Therefore gas was more compressible than ideal gas. So more compressible मतलब वॉल्यूम कम हो गया, मतलब नेगेटिव डेविएशन. तो P2 के पहले नेगेटिव डेविएशन और P2 के बाद पॉजिटिव डेविएशन. क्या सबको समझ में आ गया? तो मैं इसको मिटा दूं बेटा. क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से कंफर्म करो. यदि सबको समझ में आ गया हो तो मैं इसको मिटा दूंगा, है ना. मैं सामने से हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना. टेक द स्क्रीनशॉट. ओके बच्चों, टेक इन द स्क्रीनशॉट. ठीक, अब सोचो बेटा, इसके बाद एक और कहानी चल रही है, और वो कहानी क्या चल रही है वो देखो. मजेदार है बेटा चैप्टर. मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन है. ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ. अब यदि ये सब इनके लिए बात छोड़ दी जाए, अब कुछ और लोगों को पकड़ा जाए. देखना, अब वो और लोग कौन है वो समझेंगे. यदि तुम देखो तो यहां पर VH2 और हीलियम की हालत कुछ लड़कों जैसी है. कुछ लड़कों जैसी, सब लड़कों जैसी नहीं, कुछ लड़कों जैसी है. H2 और हीलियम की हालत. कभी अट्रैक्टिव बिहेवियर उनके लिए डोमिनेटिंग हुआ ही नहीं. प्रेशर कुछ भी हो, डे 1 से नफरत नफरत और नफरत. कई लड़कों के आंख में आंसू आ गए होंगे. लड़कों को जनरली ये फेस करना पड़ता है समाज में, आपने देखा होगा. उनके लिए डे 1 से ही बस लोगों के मन में नफरत पैदा हो जाती है, और वो डे 1 से ही उनसे नफरत करने लग जाते हैं. क्या बेटा आपने ऐसा नोटिस किया है? लगता है इस क्लास में किसी लड़के ने ये बात नहीं किया है. कुछ ने किया है नोटिस. ओके, डे 1 से ही मुझे नफरत का सामना करना पड़ा. हाँ, कई लोगों को तो एक्सपीरियंस बहुत है सर. आपको देखो, तुम मुझे टारगेट कर लो और कुछ मत करना, है ना. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे टारगेट कर रहे हो. समझो बात को. एक्सपीरियंस इसलिए बेटा कि आपके जैसे कई बच्चे मैंने पढ़ाए, उन्होंने आके अपनी तकलीफें मेरे से शेयर करते हैं वो, तो उस रास्ते मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है. आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस. क्लियर है बेटा इतनी बात? तो डे 1 से ही नफरत ही देखी और कुछ नहीं देखी, और उसके बाद प्रेशर बढ़ता गया, नफरत भी बढ़ती गई. H2 और हीलियम के साथ कभी जीवन में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग हुए ही नहीं. शुरू से ही रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेटिंग थे. पहली बात क्लियर है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि उनका ग्राफ तो सदैव ऊपर की ओर, Z की वैल्यू उनकी सदैव 1 से ज्यादा है. ठीक है बेटा. फॉर हीलियम एंड H2, Z is always greater than 1. ग्रेटर देन 1. अब ये फैक्ट आप लोगों को पता होता है कि ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन जब बुक्स में ये लिखा रहता है नॉर्मली बेटा, तो इसमें एक सत्य छुपाया जाता है. और वो क्या सत्य छुपाया जाता है मैं आज आपको बता देता हूँ, जिससे कि उम्मीद जो है सबके मन में रहे. देखो बेटा, जब ये पास आते हैं तो इनके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिहेवियर इनमें होते हैं. ये बात तो डेफिनेट है, मतलब करेक्ट बात है. पर क्या ये ग्राफ हरदम ऐसा ही होगा? नहीं. यदि मैं मान लूं, यदि मैं मान लूं कभी
हीलियम के लिए ग्राफ -165 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करूं। ये वाला ग्राफ मैं हीलियम के लिए किस टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूं बेटा? -165 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं यही ग्राफ हीलियम के लिए बनाना चाहता हूं। तो क्या किया है मैंने बेटा? टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा दिया ना। टेम्परेचर मैंने क्या किया? टेम्परेचर मैंने बहुत ज्यादा गिरा दिया। तो पता है आपको क्या होता है? हीलियम भी ऐसा ग्राफ दिखाता है। ये भी एक टेम्परेचर पे, मान लो रूम टेम्परेचर पे ये। इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि जब गैसेस पास आती है ना, केमिकल बॉन्डिंग का वो रूल गलत नहीं है। नहीं तो कल के दिन कोई बोलते सर क्या हीलियम और हाइड्रोजन के लिए वो रूल गलत है क्या? रूल गलत नहीं है। इनिशियली तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ही डोमिनेटिंग होते हैं, परंतु जितनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है, उस एनर्जी की अवेलेबिलिटी के चलते कभी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग नहीं हो पाते। तुम्हें कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जितनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर मौजूद है, उतनी एनर्जी पर कभी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर है बेटा इतनी बात? एंड देयरफॉर ये ग्राफ हरदम ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है। बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट बहुत, बिकॉज molecular weight of H2 and helium are very less, and therefore their van der Waals forces are so weak that attractive forces are never dominating. लेकिन यदि उसको हम -165 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएंगे तो एनवायरमेंट की एनर्जी कम हो जाएगी। उस समय वो ग्राफ इस टाइप का शो करने लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा सब लोगों को? ये बात समझ में आ गई? विच, हाँ, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर समझ में आ गया। If value of Z is greater than 1, what we can say? The gas is more compressible or less compressible? सिर्फ इतना आंसर दे दो, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। If value of Z is greater than 1, it means if value of Z is greater than 1, मतलब V molar is greater than V ideal। तो greater तब होगा जब repulsive forces are dominating, तो gas is less compressible। If Z is greater than 1, gas is less compressible। If Z greater than 1, gas is less compressible, that is at high pressure। तभी तो वॉल्यूम ज्यादा आया था बेटा, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था, याद करो। ये आइडियल के लिए था और ये रियल के लिए था। तो रियल के लिए वॉल्यूम ज्यादा आया था, आइडियल के लिए वॉल्यूम कम आया था एट हाई प्रेशर। आ गया बेटा सबको समझ में ये वाली बात? आ गई ना सबको समझ में? तो मैं वैन डर वाल इक्वेशन अब डिराइव करना चालू करूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वैन डर वाल इक्वेशन डिराइव करता हूं। अब बच्चों वैन डर वाल इक्वेशन अपन डिराइव करते हैं, ठीक है ना? वैन डर वाल इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है? चूंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप फिजिक्स में ही पढ़ चुके हो कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है बाय चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, है ना बेटा? डिफरेंट लॉज, चार्ल्स 1, चार्ल्स 2 एंड ऑल। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर आइडियल गैस। आपको पता है कि अब तो विजिबल होगी बेटा स्क्रीन,
अब तो विजिबल होगी बेटा स्क्रीन, है ना। वो बीच में गई थी 1 सेकंड के लिए। तो फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल्स टू nRT for n number of moles, for n number of moles, and if we see that for 1 mole PV is equals to RT, करेक्ट है बेटा। तो दो जगह हमें करेक्शन करना है। सबसे पहले आता है करेक्शन इन प्रेशर। ये प्रेशर बेटा P आइडियल है और ये भी आइडियल है, ठीक। करेक्शन इन प्रेशर, ठीक है बेटा। अब सोचो क्या करेक्शन करना है प्रेशर में, वो समझते हैं। करेक्शन ये है बेटा प्रेशर में कि हमको पता है कि PV इज इक्वल टू होता है nRT, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल सेंटर में है उसके चारों तरफ तो मॉलिक्यूल मौजूद जो हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इस तरफ कर रहा है, ये इस तरफ कर रहा है, ये इस तरफ कर रहा है, तो नेट अट्रैक्शन तो 0 हो गया बेटा। परंतु यदि यहां देखा जाए तो यहां पर नेट अट्रैक्शन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दूसरी साइड मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है। तो नेट अट्रैक्शन पीछे की ओर होगा बेटा, नेट अट्रैक्शन पीछे की ओर होगा, करेक्ट है। तो जो हम सोच रहे थे कि ये जाएगा और जाके धाड़ दी से स्ट्राइक करेगा, वो उस फोर्स से तो स्ट्राइक नहीं करेगा बेटा, क्योंकि कुछ पीछे अट्रैक्शन आएगा। तो पीछे अट्रैक्शन आएगा तो जो फोर्स था वो कम हो जाएगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। तो ये बात तो आपको समझ में आई ना कि प्रेशर जो हम सोच रहे थे उससे कम प्रेशर आएगा। तो देयर विल बी अ रिड्यूस्ड प्रेशर ड्यू टू दिस फिनोमेना, एंड दैट रिड्यूस्ड प्रेशर वी शो बाय स्मॉल p। अच्छा, आप सोचो क्या ये जो स्मॉल p है जिसे हमने रिड्यूस्ड प्रेशर बोला है, क्या वो मोल डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? अरे जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पीछे आएंगे यार, मोल डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इधर 3 है, 3 की जगह 30 भी हो सकते हैं। बोलो बेटा, जितनी ज्यादा मोल डेंसिटी होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे। अरे भले दूरी पे हो तो दूरी पे भी तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन आएगा ना, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो आएगा। हालांकि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, और वो अपन जो है अट्रैक्शन, वो जो कूलम्ब्स लॉ है वो अपन स्टैटिक चार्जेस के लिए बात करते हैं। आई होप सो कि आपको बात पता है, पॉइंट चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं जब वो अपनी स्थिति पे रुका हुआ है। तो खैर अपन उसकी फिजिक्स में नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन इतना तो समझते हैं ना कि जितने ज्यादा गैसेस होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना पीछे वाली डायरेक्शन में। सो दिस रिड्यूस्ड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई v का होल स्क्वायर। आप बोलोगे होल स्क्वायर कैसे आया, वो एक्सपेरिमेंटल है। n by v का होल स्क्वायर, where n is number of mole and v is the volume of the container जिसमें वो मौजूद है। so this is mole density यदि बात की जाए तो। क्या बात क्लियर है बेटा? so this reduced pressure becomes equal to a n square by v square, where a is वेंडर वाल कांस्टेंट। और क्या वेंडर वाल कांस्टेंट की वैल्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करेगी बेटा। यदि कोई कल कंपेयर करने की बोल दे आपसे कि अमोनिया है मेरे पास और H2 है मेरे पास, किसके ए की वैल्यू ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स अमोनिया की ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स अमोनिया की ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अमोनिया हुआ, SO2 हुआ, SO3 हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इनकी ए की वैल्यू ज्यादा होती है। H2 हुआ, नोबल गैसेस हीलियम हुआ, N2 हुआ, O2 हुआ, इनकी वैल्यू कम होती है। आप ये पूछ सकते हो कि सर जी N2 और O2 का तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, CH4 से ज्यादा होगा, तो N2 और CH4 में कंपेयर करें तो क्या होगा? तो वहां भी CH4 ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो N2 में डायपोल मूवमेंट 0 है। आप बोलोगे सर CH4 में भी तो डायपोल मूवमेंट 0 है, लेकिन बेटा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है।
सरफेस एरिया ज्यादा होने से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा आएंगे, तो इसके ए की वैल्यू इसकी ए की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? दो चीजों पे, एक तो मॉलिक्यूलर वेट पे, ऊपर से सरफेस एरिया पे। एक तो मॉलिक्यूलर वेट पे और सरफेस एरिया पे, और इसके अलावा यदि कोई और अट्रैक्शन का कारण है, जैसे अमोनिया में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो और स्ट्रांग हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोग? सच्ची अच्छी बोलो, सबको बात समझ में आ रही है? तो ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करेगी। जिन गैसेस के अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, उनके लिए ए की वैल्यू भी ज्यादा होगी। बोलो बेटा, बात क्लियर है? तो जब अट्रैक्टिव बिहेवियर डोमिनेटिंग होगा, जब अट्रैक्टिव बिहेवियर डोमिनेटिंग होगा, तो उस समय बेटा क्या रिड्यूस प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आएगी? क्या रिड्यूस प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आएगी? जब अट्रैक्टिव बिहेवियर डोमिनेटिंग होगा, तो क्या रिड्यूस प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आएगी? बेटा बोलना पड़ेगा, हाँ ना? हाँ ना बोलना पड़ेगा। पर यदि गैस के मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा पास आ जाएं, तो रिपल्सिव बिहेवियर डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो रिपल्सिव बिहेवियर डोमिनेटिंग हो गया, और रिपल्सिव बिहेवियर डोमिनेटिंग हो गया, तो उस समय रिड्यूस प्रेशर की वैल्यू काम नहीं आनी हमारे लिए। उस समय रिड्यूस प्रेशर का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं रह जाएगा इक्वेशन में। क्या सबको फील आ गई है इस बात की? देखो, टॉपिक तो पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन फील नहीं होती उनको। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको फील आ जाए। ठीक है, अच्छा, और बात करते हैं। तो ए वाली बात आपको समझ में आई। अब सुनो यार, पी में क्या करेक्शन करना पड़ेगा। पी आइडियल की जगह मुझे लिखना पड़ेगा, एक्चुअली पी आइडियल बराबर क्या होगा? पी रियल, जो कि पी आइडियल से कम है या ज्यादा है? जो कि पी आइडियल से कम है या ज्यादा है? रियल जो प्रेशर है वो पी आइडियल से कम है कि ज्यादा है? कम है, क्योंकि पीछे से पकड़ के खींचा है, क्योंकि पीछे से पकड़ के खींचा है। तो पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आइडियल। आया? आ गया बेटा सबको समझ में? सो दैट इज दिस। ठीक है, अब इसके बाद आता है वॉल्यूम करेक्शन। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे वैन डर वाल कांस्टेंट, और इसके बाद आ जाएगा वॉल्यूम करेक्शन। यहीं पे कोशिश कर लेते हैं लिखने की, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन में क्या होता है? एक्चुअल क्या होता है कि द गैसेस, एक होता है कंटेनर का वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विच इज अवेलेबल फॉर अ गैसियस मॉलिक्यूल टू मूव इन द कंटेनर is less than the observed volume। ये जो कंटेनर का वॉल्यूम है ना, वो V observed है। लेट मी चेक के पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। V observed है जो कंटेनर का वॉल्यूम है। क्या बात समझ में आ रही है तुम लोग? वो किसका वॉल्यूम है बेटा? कंटेनर का वॉल्यूम है। लेट मी सी। सर पर आइडियल गैस, सर P आइडियल ग्रेटर क्यों है? अरे मेरे भाई, इधर वापस आ जा। यदि कोई अट्रैक्शन नहीं होता, आइडियल गैस बिहेवियर क्या बोलता है? कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल जाके धाड़ धी से मारता ना इधर। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? नेट अट्रैक्शन था पीछे की साइड में, तो वी रियल क्या हुआ? कम आया। आइडियल सिचुएशन में वी रियल क्या होता? आइडियल सिचुएशन में वी पी क्या होता? ज्यादा होता, क्योंकि वो धार दी से मारता। आइडियल सिचुएशन ये है बेटा कि जब तू अपना सर दीवार पे मारने जा रहा है, तो कोई सुंदर कन्या पीछे से आवाज नहीं लगाएगी तेरे को। क्लियर है? या यदि किसी छोरी ने पूछा है, तो कोई स्मार्ट छोरा तेरे को पीछे से आवाज नहीं लगाएगा कि रुक जाओ। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में सबकी फैन फॉलोइंग होती है। रियलिटी में सबकी फैन फॉलोइंग होती है। तो जब आप सर मारने के लिए जाओगे, तो कुछ लोग आवाज पीछे से देंगे। आप पे डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर को डिपेंड करता है कि वो जोर से आवाज देंगे कि धीरे से आवाज देंगे। यदि आपका उनका अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो आपके पैर पकड़ लेंगे, प्लीज सर मत मारो अपना दीवार में, प्लीज सर मत मारो अपना दीवार में, क्योंकि आपको सर बहुत प्यारा है। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्लियर है बेटा इतनी बात? पर यदि उतना प्यार नहीं है, तो आप उतना अट्रैक्शन नहीं करोगे। लेकिन इन एनी केस आइडियल बिहेवियर क्या बोलता था? आइडियल बिहेवियर तो ये बोलता था, वो जा रहा है दीवार में मार रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं, तो प्रेशर ज्यादा आता है। लेकिन रियल बिहेवियर क्या बोल रहा है कि जब वो दीवार में मार रहा है, कुछ लोग पीछे से पकड़ के खींच रहे हैं।
वो ज्यादा या कम वो डिपेंड करता है इस बात पे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो ए की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो प्रेशर कम आएगा, रिड्यूस प्रेशर ज्यादा आएगा और रियल प्रेशर कम आएगा। बेटा जिसने भी क्वेश्चन पूछा तो उसको समझ में आ गया ना बात। ड्यू टू द नेट अट्रैक्शन द P real is less than P ideal। हो हो ठीक भाई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़े तो वी ऑब्जर्व, कहने का मतलब ये आइडियल गैस है और बात ये कर रहे हैं कि ये सब दूर घूम सकती है, जितना ये एरिया उसमें घूम सकती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। हर गैस के मॉलिक्यूल का अपना एक इंडिविजुअल स्पेस होता है, जिस स्पेस में वो किसी और को एंटर नहीं होने देता। हमारे जीवन का भी एक अपना पर्सनल स्पेस है जिसमें हम दूसरों को एंटर नहीं होने देते। ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ। यदि मान लो कोई उस स्पेस में आए तो हम उसको ऐसा रिपल्शन देते हैं कि वो स्पेस में आ ही नहीं सकता। फायदे की बात तो ये है, कोई कितना भी चाहे हमारे उस पर्सनल स्पेस में कोई नहीं आ सकता। सम टाइम हमारी कॉन्शियस मेमोरी भी उस स्पेस में नहीं आती है। क्या आपका हर सत्य कोई भी व्यक्ति जीवन का जानता है? क्या आपके जीवन का हर सत्य क्या कोई भी दूसरा व्यक्ति जीवन का जानता है? सच बोलना, नहीं जानता। एक और सवाल पूछता हूं, उसका भी जवाब देना। क्या आपके जीवन का हर सत्य आप स्वयं जानते हो? नहीं जानते। आपको खुद भी नहीं पता होता है। कई बार हम अपनी कुछ बातों को अपने कॉन्शियस मेमोरी से दबा देते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी भी मैंने पढ़ाया है एक जमाने में। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब हम कुछ ऐसे सत्य अपने बारे में अपने आप को नहीं बताते, जस्टिफाई करते रहते हैं जिससे कि हम अपनी नजरों में नीचे ना गिर जाएं, नहीं तो बीमारी हो जाएगी, हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो सत्य हम कभी भी अपने लिए उजागर नहीं करते हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है यही चीजें अंदर अंदर काम करती रहती हैं और एक दिन जाकर के एक बीमारी के रूप में ही एग्जिबिट करती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आप इस बात को समझ गए कि सबका अपना एक पर्सनल स्पेस है। ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ। उस स्पेस में हम किसी को एंटर नहीं होने देते हैं। मतलब इस गैस के मॉलिक्यूल के लिए पूरा कंटेनर अवेलेबल नहीं है रोम करने के लिए। तो वी ऑब्जर्व्ड इज मोर देन वी आइडियल। आइडियलिटी में जो वॉल्यूम एक्वायर किया जाता है दैट इज लेस देन वी ऑब्जर्व। क्या तुम लोग को मेरी बात कुछ समझ में आई है बेटा? Each gaseous molecule has its personal space. In that space, it will not allow any other molecule to enter, due to which the ideal gas जो volume acquire करती है that is less than the real, that is the volume of the container. हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। क्लियर इतनी बात? तो क्या मैं लिख दूं यहां पर कि V ideal is less than V real, therefore this is equals to V ideal is equal to, दिखेगा नहीं अच्छे से, यही गंदगी के कारण ये अच्छा नहीं दिखता, तो इसलिए अभी मैंने इसको गीला गीला मिटाना चालू किया है जिससे कुछ भी हो चौक बहुत सुंदर दिखाई। खैर बेटा, लाइट भी मैंने थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश की है, एक नया लाइट लेके आया हूं, क्या पता आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आया हो। खैर, तो द थिंग इज दैट, क्या बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं V ideal is equal to V real minus NB, where B is co-volume or again a van der Waals constant, N is number of moles. N is number of moles and B is a van der Waals constant. Van der Waals constant और co-volume और co-volume और co-volume को B के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और B बराबर क्या होता है वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, आप पहले इतना उतार लो जल्दी से। कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है? उतार लो बेटा। आई होप सो सबने इस बात को उतार लिया है। हाँ हाँ, वी रियल इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, करेक्ट बेटा। ओके डन। हाँ,
नहीं, वी आइडियल इज इक्वल टू वी ऑब्जर्व नहीं है बेटा, वी ऑब्जर्व बराबर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, और वी आइडियल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और वी ऑब्जर्व। क्लियर बेटा इतनी बात? वी ऑब्जर्व्ड से कम होता है वी आइडियल, ठीक है ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ के बताऊं क्या कुछ लाइन, यदि आपको डाउट है तो पढ़ के बताऊं, बुकिश भाषा बताऊं पढ़ के? मैं पढ़ता हूं, सुनना जरा ध्यान से। द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. This implies that the molecules are not free to move about in entire volume we observed. Thus, the free volume available to a gas molecule is smaller than observed volume. In other words, ideal volume is smaller than observed volume, and hence a correction has to be made by subtracting a particular volume from the observed. Clear है बेटा इतनी बात? तो कुछ हमें करेक्शन करना पड़ेगा. वी ऑब्जर्व्ड इज मोर देन वी आइडियल. विश्वास हो गया बेटा? विश्वास हो गया बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ऑथेंटिक किताब से मैंने आपको ये लाइंस पढ़ के बताई. ठीक है? ओके 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 ओके. चलो अब मैं इसको मिटाना चाहता हूं. थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो, है ना बेटा? बहुत एनर्जी लगती है. और आपका रिस्पॉन्स एनर्जी जनरेट करता है. तो यदि वो एनर्जी जनरेटर अपना काम करना बंद कर देगा तो लेक्चर की एनर्जी भी गिर जाएगी. चलो चलो भाई आगे बढ़ते. आगे बढ़े बच्चों तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो. मैं आपको क्या बता रहा था? Therefore, V ideal is equal to V observed minus NB, where N is number of mole and B is co-volume. और B बराबर क्या होता है बेटा? 4 into 4/3 pi r cube. R क्या है? रेडियस ऑफ द एटम. ये कैलकुलेट कैसे हुआ वो भी बताता हूँ. जैसे हमने ये गैसियस मॉलिक्यूल ले लिया तो को-वॉल्यूम क्या होता है? इस गैसियस मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ले लो और इसको रेडियस मानते हुए एक गोला बनाओ. रियलिटी में वो गोला कैसा होगा? ये गैसियस मॉलिक्यूल है और उसके चारों तरफ गोला कुछ ऐसा होगा. ठीक है बेटा? और इस गोले का जो रेडियस होगा वो बराबर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के होगा, इस रेडियस के. करेक्ट है बेटा? इस पिंक कलर के गोले के अंदर कोई और नहीं आ सकता है मॉलिक्यूल. वो अलाउ ही नहीं करेगा किसी और मॉलिक्यूल की एंट्री इस पिंक गोले के अंदर. जिसको भी रहना है इससे बाहर ही रहना है, इससे अंदर नहीं आ सकता है. अरे बोलो आया कि नहीं आया बेटा? क्या सब लोग को बात क्लियर है बच्चों? क्या सब लोग को बात क्लियर है? तो दूसरा जो गैस का मॉलिक्यूल नियरेस्ट पास आ सकता है वो कितने पास आ सकता है? इतने ही पास आ सकता है बेटा. इतने ही पास आ सकता है. इससे ज्यादा पास तो नहीं आ सकता बच्चों. इससे ज्यादा पास तो नहीं आ सकता. तो आप देखना ये जो दूरी है ये दूरी कितनी हुई बेटा? क्या ये दूरी 2r के बराबर है बेटा? क्या ये दूरी 2r के बराबर है? इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी हो जाएगी या इससे इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी, यहां तक की दूरी, सॉरी यहां तक की दूरी 2r के बराबर होगी. बोलो यार, बोलो यार, इसके न्यूक्लियस से दूरी कितनी होगी? 2r के बराबर होगी. आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार. इधर से चले यार, सो गए क्या? 2r के बराबर आई ना दूरी. दैट इज वैन डर वाल रेडियाई. इसी को बोलते हैं वैन डर वाल रेडियाई. इसलिए हम बोलते हैं वैन डर वाल रेडियाई इज 2 into कोवेलेंट रेडियाई. 2 into कोवेलेंट रेडियाई. और वैन डर वाल रेडियाई सदा सॉलिड स्टेट में नापा जाता है. जितने ज्यादा पास आ सकते हैं उतनी ज्यादा पास डिस्टेंस को कैलकुलेट करके 2r वैन डर वाल रेडियाई बता दिया जाता है. करेक्ट है बेटा? ओके डन. अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से बेटा.
मेरी बात को ध्यान सुनना, ये कैसे आया सुनो। ये वॉल्यूम जो यदि तुम कैलकुलेट करते हैं तो क्या वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का, और क्या ये 4/3 पाई 2r क्यूब होता, क्योंकि ये तो 2r के बराबर था। अरे ये 2r के बराबर था ना भाई, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8। और ये वॉल्यूम 2 एटम पे है, ये वॉल्यूम जो है 2 एटम पे है, तो एक एटम पे कितना वॉल्यूम होगा, एक एटम पे 4। बोलो बेटा, पर 2 एटम है, पर 2 एटम है, तो पर एटम कितना होगा बेटा, क्या पर एटम ये वॉल्यूम 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा बच्चों, बस। तो दिस इज को वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, where r is radius of the atom। आगे मेरी बात समझ में सब लोग को बेटा, सब लोग को बात समझ में आ गई को वॉल्यूम क्या है। तो अब मैं वैन डर वाल इक्वेशन, हाँ डाल देंगे बेटा, ग्रुप पे डाल देंगे, आज से ही डालना चालू कर दूंगा। वो इसलिए क्योंकि क्या है कि मैं रिकॉर्ड अब करूंगा 6 दिन तक, इसको 6 दिन में मैं ये और थर्मोडायनेमिक्स का कुछ पोर्शन रिकॉर्ड कर दूंगा, और आपकी क्लास अब 6 दिन तक कोई लगनी नहीं है। तो मैं आज से ही रिकॉर्डिंग डालना चालू करूंगा। अगले 6 दिन में यदि आप चाहो तो ये 6 लेक्चर देख सकते हो, तो आपका गैसियस स्टेट भी खत्म हो जाएगा और डायनेमिक्स का एक पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। आई होप सो कि आप लोग देख लेंगे इसको, है ना बेटा। और एग्जाम वैसे भी आपके आगे बढ़ गए हैं बेटा। अंचित आपको काय पे ऐड करना है बेटा, मैं तो आपको हर जगह ऐड कर चुका हूँ। अर्चित, अच्छा अर्चित आप मेरे को बेटा मैसेज कर देना मेरे नंबर पे, मैं आपको ऐड कर दूंगा, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है बेटा, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक। नीट का नहीं पता, यहाँ पे चलते हैं। सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, 4/3 हो गया, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया ना, पर दिस इज को वॉल्यूम, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, फाइनल इक्वेशन लिखता हूँ, वैन डर वाल इक्वेशन। जो वैन डर वाल इक्वेशन होगी वो क्या होगी बेटा, अब वैन डर वाल इक्वेशन हो जाएगी, हमको पता है पीवी इज इक्वल टू क्या था, आरटी फॉर 1 मोल, पी इज इक्वल टू आरटी था फॉर 1 मोल। अब पी की जगह क्या लिखूंगा, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये करेक्टेड हो गया। आइडियल, P आइडियल की जगह क्या लिखूंगा, P आइडियल की जगह P रियल प्लस, बोलो ना बेटा, P रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। और V आइडियल की जगह क्या लिखूंगा बेटा, V ऑब्जर्व्ड, मतलब V ऑब्जर्व्ड माइनस एन बी, सॉरी एन हटा देते क्योंकि 1 मोल के लिए ले रहे हैं, तो एन हटा देते क्योंकि 1 मोल के लिए ले रहे हैं, बी इज इक्वल टू आर टी। बट यदि ये एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिया जाए तो दिस विल कम पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इनटू वी माइनस एन वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। दिस इज वैन डर वाल इक्वेशन। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोग, दिस इज वैन डर वाल इक्वेशन। आ गया सब लोग को समझ में बेटा, आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या वैन डर वाल इक्वेशन को हम रिलेट करते हैं फिर से एक बार जेड से, और समझते हैं चीज को। देखता हूं मैं पहले टाइम कितना है हमारे पास, 5:06 हुआ है, 5:20 तक क्लास है, हो जाएगा आराम से। नोट इट डाउन। ओके बेटा, अब और ध्यान देंगे हम लोग। मैं तो कह रहा हूं आप लोग ना अभी देख लो यार, केमिकल इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन, ये सब अभी देख लो, बाद में समय थोड़ी ना मिलता है इतना। और रात में सोते हुए देख लिया करो बस। 12th का पी ब्लॉक कंप्लीट कर दिया मैंने भाई, लगभग लगभग। सिर्फ एक छोटा सा बचा है, सूडो हेलाइट्स, बाकी कर दिया मैंने कंप्लीट।
चलो बच्चों और बातें करते हैं, और बात करें तो अब मेरे पास आएगा ये हुआ P, हाँ ठीक है। अब सुनो इक्वेशन थी P इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V minus NB is equals to nRT. For one more, P plus A by B square V minus B is equals to RT. अब सुनना, at moderate pressure और low pressure. क्या बेटा moderate pressure और low pressure पर ये वाली चीज dominating होती है? जल्दी बोलो बेटा, moderate pressure और low pressure पर क्या attractive forces dominating होते हैं? होते कि नहीं होते? तो ए एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मॉडरेट प्रेशर पे अभी भी वॉल्यूम इतना हाई होता है कि को वॉल्यूम को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। एट दिस प्रेशर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, therefore a by v square cannot be neglected, but still volume is so high that b can be neglected, b को neglect कर सकते हैं। therefore मैं क्या लिखूंगा, therefore p plus a by v square into b, therefore p plus a by v square into v बराबर RT. So this will become equal to PV plus A by V. PV plus A by V is equals to RT. Divide by RT. PV by RT plus A by VRT is equals to 1. So PV by RT is equals to Z. So Z is equals to 1 minus A by VRT. याद है बेटा मॉडरेट प्रेशर पर Z की वैल्यू 1 से छोटी आती थी। क्या आपको याद है कि मॉडरेट प्रेशर पर Z की वैल्यू 1 से छोटी आती थी बेटा, तो 1 माइनस समथिंग आ रही है। क्लियर है इतनी बात सब लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और मैं आपको इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट बताता हूँ, नहीं तो क्लास का टाइम हो जाए। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, 9 मिनट बचे हैं हमारे पास। क्लियर बेटा? अब इसको हटाते हैं, इसको हटा करके अब मैं लगाता हूं अगली चीज। यस, अगली चीज में मैं क्या लिख सकता हूं, एट हाई प्रेशर, पर बेटा हाई प्रेशर पर यदि आपको याद हो तो अट्रैक्टिव बिहेवियर तो रहता नहीं, रिपल्सिव बिहेवियर आ जाता है। तो ए बाई वी स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि अट्रैक्टिव बिहेवियर है ही नहीं उस समय। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अट्रैक्टिव बिहेवियर उस समय है ही नहीं, तो ए बाई वी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Therefore, P plus A by V square into V minus B is equals to RT. क्योंकि अट्रैक्टिव बिहेवियर नहीं तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। So PV minus PB is equals to RT. Divide by RT.
करेक्ट है बेटा, डिवाइड बाई आरटी, तो आरटी से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, पी वी बाई आर टी माइनस पीबी बाई आर टी इज इक्वल टू 1. सो z इज इक्वल टू 1 प्लस पीबी बाई आर टी. सो 1 प्लस समथिंग बेटा, तो आपको याद होगा कि जिस समय हाई प्रेशर था उस समय z की वैल्यू 1 से बड़ी थी. याद आ गया बेटा? दिस इज लाइक दिस. मान लो एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, जब बहुत लो प्रेशर है तो क्या गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होंगे? ये इधर टकराने जा रहा है और ये इतनी दूरी पे खड़ा हुआ है, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएंगे. तो ये उसी शिद्दत से टकराएगा जिस शिद्दत से टकराना चाहता था, क्योंकि पीछे हैं तो लोग लेकिन बहुत दूर हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे. उस सुंदर कन्या ने आवाज तो लगाई लेकिन वो बहुत दूर खड़ी थी, उसको बहुत दूर से आवाज लगाई, हम सुना ही नहीं दे, धाड़ दिए, सर मार दिए. आया कि नहीं आया? क्लियर है बेटा आपकी बात? बिल्कुल. और वॉल्यूम बहुत हाई होगा, लो प्रेशर है तो वॉल्यूम हाई होगा. तो वॉल्यूम हाई है, यदि वॉल्यूम हाई है तो अपन को वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर P इज नेग्लिजिबल, या बोलूं P एंड B आर नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल हो जाएगा, P भी नेग्लिजिबल और B भी नेग्लिजिबल. देयरफॉर P V is equals to RT. Divide both side by RT. So PV by RT is equals to RT by RT. So Z is equals to 1. Ideal behavior आ जाएगा बेटा. At very low pressure, ideal behavior was there. यदि मैं टेम्परेचर हाई कर दूं, यदि मैं टेम्परेचर हाई कर दूं बेटा, अट्रैक्टिव बिहेवियर वैसे ही कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा. अट्रैक्टिव बिहेवियर वैसे ही कम हो जाएगा, टेम्परेचर हाई तो अट्रैक्शन कम हो ही जाएगा. टेम्परेचर जब हाई होता है, जब परिस्थितियां कोरोना आता है तो आपको पता है बहुत सारे बॉन्ड टूट जाते हैं. टेम्परेचर हाई हो गया, परिस्थितियां विकट हो गई, बॉन्ड्स टूट गए. आया कि नहीं आया? क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोग को? तो P अगेन, और प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा, तो अगेन पीवी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आरटी हो जाएगा. सो जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1. तो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस. द गैस बिहेव्स एज अ आइडियल गैस. एट मॉडरेट प्रेशर the z value is less than 1. at high pressure the z value is more than 1. क्या सब लोगों को बात पल्ले पड़ गई बेटा? जो आज सिखाया मैंने, जितना भी आज सिखाया सबको समझ में आ गया ना? इतना कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा? ठीक है ना बच्चों? आ रही ना सबको बात समझ में? इवन यदि हमारे पास 1-2 मिनट का टाइम बचा हुआ हो तो, हाँ अभी 4 मिनट बचे हुए हैं, एक ग्राफ और समझा देता हूँ इसमें. देखो, यदि मैं मान लो एक टेम्परेचर लेते हुए ग्राफ को प्लॉट करूं, ऐसा मैं करूं कि मैं यू ग्राफ प्लॉट करता हूं, और मैं क्या करता हूं, एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट करता हूं. एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बेटा बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पर लिख दिए, इसमें लिख दिया है T1, इसको लिख दिया है T2, इसको लिख दिया है T3. तो T1 टेम्परेचर पर ग्राफ जो है ये Z के लिए, ये वाली एक्सेस Z के लिए, और ये वाली एक्सेस जो है वो एक प्रेशर है, पर्टिकुलर प्रेशर, प्रेशर है कुछ ना कुछ. टेम्परेचर में क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को वेरी कर रहा हूँ, टेम्परेचर को वेरी कर रहा हूँ. एक ही गैस के लिए, अलग अलग गैस के नहीं, एक ही गैस के लिए ग्राफ है, अलग अलग टेम्परेचर पर.
तो सबसे ज्यादा ग्राफ Z के नजदीक कब है? जब टेम्परेचर T1 है, T2 है कि T3 है? जब टेम्परेचर T1 है, T2 है कि T3 है? जल्दी बोलो बेटा। जब टेम्परेचर Z की वैल्यू 1 के नजदीक कब है सबसे ज्यादा? जब टेम्परेचर कौन सा है, T1, T2 या T3? T1। T1 टेम्परेचर पर सबसे नजदीक है बेटा, सबसे नजदीक है। तो इस T1 टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइल्स टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को वो दे देगा यहाँ पर 340, 320, 310 और बोलेगा बॉइल्स टेम्परेचर कौन सा है? तो कौन सा है? जिस टेम्परेचर पर ग्राफ सबसे ज्यादा 1, ये जो एक्स एक्सेस वाली लाइन है उसके नजदीक हो, वो होता है बॉइल्स टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच द रियल गैस स्टार्ट शोइंग ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइल्स टेम्परेचर। तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। हेयर T1 is boils temperature। करेक्ट है बेटा। आज आप इतना जरूर देख लेना। इसका बचा हुआ पोर्शन जो है कल आपके पास आ जाएगा, कल मैं आपको दे दूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग आज ही मैं आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है। ठीक है बेटा। और घर वालों को बाहर यदि जाएं तो मास्क के साथ ही भेजना है। ठीक है ना। ये याद दिलाती हूँ कि मेरा एग्जाम है। नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 4-5 लेक्चर लगेंगे टोटल पढ़ाने में, गैसियस स्टेट के सारे एस्पेक्ट प्लस वो फिजिक्स में जो आता है वो वाला भी एस्पेक्ट, हर चीज डिटेल में, मैक्सवेल एक्सवेल सब कुछ पढ़ा दूंगा। 4-5 लेक्चर लगेंगे, आपके पास रिकॉर्डिंग सबकी पहुंच जाएगी। टाटा बाय बाय, सी यू बच्चों। ठीक है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। रात को सोने से पहले एक लेक्चर देख लिया करो। मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ जिससे आपका एग्जाम अच्छा जाए। बाय बाय, टाटा, सी यू बच्चों।